हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियांक। तो हम यहाँ पे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डे 8 लेकर आपके सामने आए हैं। तो काफ़ी दिन का ब्रेक हुआ, फिर हम लोग फिर से अपने पैटर्न पे वापस आने का प्रयास करेंगे एक दो दिनों के अंदर, और अपनी गाड़ी फिर से तेज़ी के साथ सर पर दौड़ेगी। अभी को मैंने आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके लिंक को पिन कर दिया है। और आप वहाँ से मेरी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप जुड़िए, और वहाँ पे आपको इस जो सब्जेक्ट है, जितने भी कोर्स जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं उसकी पीडीएफ वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दूँगा। जितना भी पीछे रह गया है, जो डे 7 तक मैंने कवर कराया है, उसकी पीडीएफ, और आगे जितना भी मैं कवर करवाऊँगा उसकी मैं पीडीएफ आपको वहाँ पे आपको मैं देता रहूँगा। और आप उसके साथ जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ, और अपनी जो आर ओ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी 2024 के लिए बेहतर करिए मेरे साथ। तो चलिए ठीक है, आज हम डे 8 में पर्यावरण पारिस्थितिकी में जैवमंडल रिजर्व से शुरू करते हैं। तो ठीक है, देरी न करते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, तो जैवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जो है, अगर सबसे पहले इसके शब्द की हम बात करें, सर्वप्रथम तो यहाँ पे हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व अगर सबसे पहले देखते हैं, सर्वप्रथम इस शब्द को प्रयोग एडवर्ड सुएस ने किया। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमता रेमंड एफ दासमैन ने अपनी पुस्तक जो थी ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में इसको जो है बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया। बायोडाइवर्सिटी सर्वप्रथम डब्ल्यू ने इसको प्रयोग किया था। इसमें हम देखते हैं, देखो, पर्यटन स्थलीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का वर्गीकरण, देखो पारगमन क्षेत्र होता है, ये बफर जोन यहाँ पे होता बनाया जाता है। ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पर सिर्फ शोध कर सकते हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक क्षेत्र या क्रोध क्षेत्र है, ये इसमें नहीं करते। बफर क्षेत्र मानव बस्ती हो सकती हैं, मानव जा सकते हैं, बट मानव बस्तियाँ जो है बफर क्षेत्र के जो बाहर वाला क्षेत्र पारगमन क्षेत्र वहाँ पे हो सकती हैं। और शिक्षण प्रशिक्षण बफर क्षेत्र में हो सकता है, ना कि वहाँ अंदर। तो भारत में अब तक 18 जैवमंडल रिजर्व स्थापित हैं, जिनमें से इन 12 को यूनेस्को ने मतलब विश्व संजाल में सम्मिलित किया है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार खाड़ी, नौकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पन्ना, ये 12 जो है जैवमंडल रिजर्व। अब ये जैवमंडल आरक्षित परिक्षण क्षेत्र, अब क्वेश्चन इसके देखते हैं। इसको जितना भी आप वो है, आप इसको पढ़ के आइएगा। हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। जो जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र जो है आनुवांशिक विभिन्नता के कारण होता है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विविधता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। जीवमंडल आरक्षित जो भारत के सभी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं है? तो इसमें से जो है 12 को, जो 18 में से 12 को दी गई है, तो उसमें नीलगिरी, नंदा देवी, अब देखो नंदा देवी हो गया यहाँ पे, और सुंदरबन हो गया, कंचनजंगा भी हो गया, ये मन्नार की खाड़ी भी हो गया। तो इसमें सबको दिया है उसने, तो इसमें से ऐसा कोई नहीं है। पन्ना भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का जैवमंडल नीचे की सूची में शामिल नहीं है? तो कच्छ का रण जो है शामिल नहीं है। नंदा देवी जैवमंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्तमलाई जैवमंडल रिजर्व में आते हैं? तो नेयार, पेपरा, संदर्दन, वन प्राणी अभ्यारण्य, कलाकड़, मंतूधरन बाघ रिजर्व, ये जो है आते हैं। यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन आया था। अगस्तमलाई जैवमंडल रिजर्व में पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर केरल व तमिलनाडु राज्य में फैला है। इसमें कलाकड़ू, मंदुथुराई बाघ रिजर्व,
नेय्यार, पेपरा, संवर्धन वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। अगस्तमलाई जैवमंडल रिजर्व यूनेस्को की सूची में वर्ष 2016 में शामिल किया गया था। इसमें नेय्यार जैवमंडल जो वन्यजीव अभयारण्य के भीतर अगस्तमलाई अगस्तकुडम या अगस्त पर्वत शिखर है। इसमें 1868 मीटर ऊंचा है। यह अगस्तमाला का सर्वोच्च शिखर है। इसे अगस्त मुनि का मंदिर बना है यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा विश्व धरोहर स्थल है? तो ये नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र धरोहर स्थल है। भारत के जैवमंडल रिजर्व में कौन सा एक जुड़ा है जो निम्न सूची में वह नवीनतम कौन सा है? तो कोल्ड डेजर्ट जो है ये जुड़ा है, शीत रेगिस्तान कोल्ड 2009 में जुड़ा है। निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस ने बायोस्फीयर रिजर्व सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड सुएस ने किया था। सही सुमेलित है, बाकी इसमें सुमेलित ये सब गलत है। प्रमुख जैवमंडल आरक्षित जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इसको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का जो कार्य की अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पे कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के जो प्रमुख कार्य हैं, तो इसका प्रमुख कार्य है विकास, शोध एवं मॉनिटरिंग, संरक्षण, विकास, शोध, मॉनिटरिंग, संरक्षण। तो संरक्षण कैसे करता है? पारितंत्र जातियों एवं आनुवांशिक स्रोतों का संरक्षण करके संसाधन के पारंपरिक उपयोग का प्रोत्साहन देके। विकास कैसे करता है? तो ये सामाजिक, सांस्कृतिक व पारिस्थितिकी दृष्टि से निर्वहनीय आर्थिक विकास का उन्नयन करके। शोध व मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए तो ये वैज्ञानिक शोध, बोधन, शिक्षा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करके जो है ये शोध व मॉनिटरिंग करता है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं 18 जो ये जैवमंडल रिजर्व हैं इसके बारे में। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें सब फैक्ट दिया हुआ है। इसको मैं आपको पढ़ाऊँगा उससे नहीं याद होने वाला। आप इसको पढ़ के आइए। मैं आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में दे रहा हूँ, आप उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूँगा। और इसके अलावा मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाइए वहाँ पे PDF डाउनलोड कीजिए, पढ़िए उसको और फिर आइए क्लास करिए। आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं बता देता हूँ कि फिर इसके बाद आपको ये फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वहाँ पढ़िए, एक बार यहाँ देखिए, फिर आप खुद ही आप बताइएगा इसके क्वेश्चंस को कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए आइए हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक का स्थापित जैवमंडल रिजर्व स्थान में नहीं है? तो कच्छ की खाड़ी इसमें नहीं है। जैवमंडल रिजर्व की स्थापना जैवमंडल रिजर्व की अगर स्थापना की बात की जाए तो नीलगिरी जैवमंडल की स्थापना जो है 1989 में होती है और नंदा देवी की 1988 में होती है। सुंदरबन की स्थापना भी 1989 में नीलगिरी की स्थापना 1986 में होती है, नंदा देवी की 1988 में होती है, सुंदरबन की 1989 में होती है, कंचनजंगा की 2000 में होती है जैवमंडल रिजर्व के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो नल्ला मलाई नहीं है, पंचमढ़ी भी है, अगस्तमलाई भी है, नीलगिरी भी है। नौकरेक जो है ये मेघालय में पाया जाता है, मानस असम में पाया जाता है, दिबांग अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, अगस्तमलाई केरल में पाया जाएगा जैवमंडल रिजर्व। सिमलीपाल उड़ीसा में पाया जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा? नौकरेक मेघालय में पाया जाता है, सही। अगस्तमलाई केरल में पाया जाता है। कंचनजंगा हिमाचल में नहीं बल्कि ये सिक्किम के क्षेत्र में, लगभग तुमको सिक्किम और उसके नेपाल के बॉर्डर पर। नौकरेक जो है तुम्हारा ये मेघालय में, मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, अगस्तमलाई केरल में। मानस ये देखिए कितना क्वेश्चन ये आया हुआ है। कौन सा सुमेलित नहीं? तो मानस नहीं सुमेलित है, मानस असम में पाया जाता है। नंदा देवी उत्तराखंड है, कंचनजंगा सिक्किम है, अगस्तमलाई केरल है, सिमलीपाल उड़ीसा देखो, नौकरेक देखो, कोल्ड डिजर्ट दिबांग अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, नौकरेक तो मेघालय दिया हुआ है। कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश। ये सिमलीपाल उड़ीसा मिला दो, नौकरेक मेघालय मिला दो, नंदा देवी उत्तराखंड, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी जो है सतपुड़ा पहाड़ी पे स्थित है, सबसे ऊंची जो चोटी है, शायद महादेव पहाड़ी पे, सतपुड़ा की महादेव पहाड़ी पे पंचमढ़ी स्थित है। भारत में निम्नलिखित में जैव भंडारों में कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो ये नौकरेक फैला हुआ है। निम्नलिखित में कौन एक जैव मंडल यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य की विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो यूनेस्को के माइन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत जैव अभ्यारण्य की विश्व तंत्र की सूची में भारत से नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार खाड़ी एवं नंदा देवी के जैव अभ्यारण्य ही शामिल थे। मई 2009 में यूनेस्को ने 17 देशों के 22 नए जैव अभ्यारण्यों को इस सूची में शामिल करने की घोषणा की। इसमें भारत के सिमलीपाल, पंचमढ़ी और नौकरेक के जैव अभ्यारण्य शामिल हैं। वर्तमान में सूची में भारत के कुल 22 जैव मंडल शामिल हैं, जिसमें पन्ना सबसे नवीनतम है। 2020 में पन्ना को शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा माइन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत अगर की गई तो ये 1971 में की गई। 1971 है नहीं तो 1971 ही इसका सही है। माइन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम की एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य लोगों एवं पर्यावरण के मध्य संबंध सुधार हेतु वैज्ञानिक आधार पर स्थापना करना है। इसकी शुरुआत 1971 में। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है? तो मन्नार की खाड़ी जो है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में जैव मंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम अगर देखें तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, फिर सुंदरवन है, फिर पंचमढ़ी, फिर कंचनजंगा। बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बुंदला जैव मंडल आरक्षित जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल तंत्र में शामिल किया गया। माइन एंड बायोस्फीयर रीजन में श्रीलंका में है बुंदाला। इसके बाद राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रदान करने तो राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। अब इसमें जो है अभ्यारण्य कौन है? सिमलीपाल उड़ीसा में है, नौकरेक मेघालय में, देहाग देवांग अरुणाचल में, अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु में है, कोल्ड वाटर असम में है, नाम दफा अरुणाचल में है, पागल तेलंगाना में है, सरिस्का राजस्थान में है, महुआडर झारखंड में है, केवलादेव राजस्थान में है, कान्हा मध्य प्रदेश में, पेरियार केरल में। इसके हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध, जंगली हाथियों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो सिमलीपाल असम में नहीं भाई, उड़ीसा में है। नौकरेक मेघालय में यही सुमेलित है। देहाग देवांग जो है अरुणाचल में है। अगस्तमलाई कर्नाटक नहीं, केरल में है। तो ये सब। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है तो ये पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाएगा। अब सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है तो काजीरंगा जाना जाता है। जंगली गधों का अभ्यारण्य तो गुजरात में है, जंगली कच्छ का रण में स्थित है ये। ये क्वेश्चन जो आया है वह यूपीएससी प्री 2006 में आया हुआ है। इसको हम देखते हैं। तो चंद्रप्रभा जो है ये बनारस में है। चंद्रप्रभा बनारस में वन्य जीव अभ्यारण्य। और करेरा जो है झांसी का वन्य जीव अभ्यारण्य है। जयसमंद उदयपुर में है। नाहरगढ़ जयपुर में। तो ये इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको आप पढ़िएगा, ठीक, इसको एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यार कवर करना है इसको,
और अगर मैं पढ़ाने लगूंगा, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, यार हाथ पकड़ के अगर करवाना पड़ेगा तो फिर इतना समझ लीजिए कि फिर आप जॉब पा भी गए ना तो उसके बाद आप काम नहीं कर पाएंगे सही से। खुद से करिए कुछ, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो हाथ पकड़ के कुछ नहीं होगा। क्लियरली सब कुछ कहने को क्या, कोई कुछ भी बोल दे कि यार मैं सब कुछ करवा दूंगा, ये करवा दूंगा वो, लेकिन करना अल्टीमेट आपको ही है आखिर में। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी अगर जॉब भी लग गई तो आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे काम सही से। तो वो एक उस पद के लिए समझ लीजिए आप अनुपयुक्त होंगे तो मतलब नहीं है कोई आपका वहाँ पे सेलेक्ट होने का। सीधी सी बात है, 323-24 लड़के अगर आर में लेने हैं उनको, 332-33 सीटें हैं जो, उस पर वही लोग जाएंगे जो एलिजिबल होंगे, जो, और 323 लोग उनको 334-35 लोग मिल ही जाएंगे बेहतर। तो अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप खुद मेहनत कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, लेकिन मेरे ही सहारे मत रहिए। मैं ये भी कह रहा हूँ क्लियरली। देखिए मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, और आप मेरे साथ जुड़िए। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है मेरे साथ तो अवश्य जुड़िए, नहीं हो रहा है तो आप जहाँ हो रहा है वहाँ पे जुड़िए। लेकिन आपका एम यही होना चाहिए कि मुझे पेपर निकालना है, कैसे भी निकालना है, ये आप डिसाइड करिए। मैंने जो बताया, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैंने आपको बताया, वो एक उसका वीडियो मैंने बना के डाल दिया। अगर आप उसको फॉलो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप अपनी भी स्ट्रेटजी बनाइए, उसको फॉलो करिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ आपकी, आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता, आपको रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपको पड़ेगा उस रास्ते पे। बस इतना मैं कर सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ, लेकिन चलना आप ही को पड़ेगा। मैं चलूँगा तो मुझे मिलेगी, ना कि आपको मिलेगी वो चीज़। तो अगर आप चल सकते हैं तो अवश्य चलिए, मुझे लगता है फ़ायदा ही होगा आपको, क्योंकि मुझे जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस हुआ, मुझे लगता है कि ये लाइन से ही सिलेक्शन लिया जा सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। निम्न में से व्याघ्र अभयारण्य कौन सा नहीं है? तो काजीरंगा जो है व्याघ्र अभयारण्य नहीं है, तो एमपीपीसीएस में आया था ये। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो ये गैंडों के लिए जाना जाता है। गर्म पानी, ये असम में है। नामदफा अरुणाचल में है। पागल ये आंध्रा में है, जो अब तेलंगाना में हो गया है। सरिस्का ये राजस्थान में है। असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है, ये बाघों के लिए जाना जाता है। और वहीं पे काजीरंगा एक सींग के गैंडों के लिए जाना जाता है काजीरंगा। दाजिंगम जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। केवला देव जो घाना पक्षी अभयारण्य है, राजस्थान में पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पेरियार केरल में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये एमपीपीसीएस में आया था। एमपीपीसीएस में काफ़ी ज़्यादा डीप चला जाता है राष्ट्रीय पार्क को इसमें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा है राष्ट्रीय पार्क, जनजातियाँ रहती हैं वहाँ पे। हमें अक्सर मुद्दा बना रहता है कि यार अच्छे क्षेत्र है, जनजातियों का वहाँ पे वो नहीं हो पा रहा है, तो वो एक अलग वहाँ के मुद्दा चलता है। ये जनजाति आरक्षित जंगल का जो मुद्दा चलता है, जो हम लोगों ने देखा आरआर मूवी में, जैसे हम लोगों ने देखा उसको। मुकाम्बिका ये कर्नाटक में है। डालमा झारखंड में, नैयार केरल में, कौटिगांव गोवा में। गिर के शेरों को रखे जाने के लिए किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है? तो ये पालपुर कूनो का किया गया है। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? तो कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य से। आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, आस्कोट वन्यजीव सेंचुरी किस जनपद में है? वह जनपद जो है पिथौरागढ़ में है। निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है?
तो आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य और गंगोत्री वन्यजीव अभयारण्य, इसमें जो है कस्तूरी मृग मिल सकता है। कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक वन में मिल सकते हैं गंगोत्री और आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में। उत्तराखंड के किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है? अब ये यूके स्पेशल हो गया है यार, उत्तराखंड स्पेशल। तो इसमें देखिए केदारनाथ है, जिसको अगर उत्तराखंड स्पेशल देना, वही उत्तराखंड का पेपर देना कोई, वही देखे। ये केदारनाथ है सबसे हम लोग पश्चिम में देखेंगे तो केदारनाथ है, फिर नंदा देवी, फिर विंसर है, फिर अस्कोट है। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थिति चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में, नंदा देवी चमोली में, बिनसर अल्मोड़ा जिले में तथा अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ जिले में। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है तो ये नेपाल में। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य नेपाल के तराई में कंचनपुर जिले में 305 किलोमीटर फैला हुआ है। ये है ऐसा। तो इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, ये गोवा में है। ओरांग असम में है। ओरांग असम में है। इसे जो है मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है ओरांग को। कांगरी घाट ये छत्तीसगढ़ में है। ऊषा कोटी वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में, ठीक है। महुआ मुंडार अभयारण्य झारखंड में किस जिले में? अब ये जेपीएससी में झारखंड में आया। देखो किस जिले में अगर पूछा जा रहा है तो लातेहार। अगर ये ऐसे पूछा जाएगा कहाँ पे है ये महुआ अंडार, तो झारखंड में ही पूछा जाएगा। अब किस जिले में तो लातेहार। अब इतना यार याद करोगे तो फिर क्या क्या याद करोगे। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो हम लोग भीम बांध, ये देखिए बीपीएससी में ही आया होगा क्वेश्चन ये देखिए। इस तरह देखिएगा कि यार क्वेश्चन आ कहाँ रहे हैं। हम लोग हर चीज़ नहीं पढ़ते चले जाएंगे। निम्नलिखित में से किस एक में पखोई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। पखोई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी तवांग जिले में स्थित है। यह पक्के रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है पखोई को, ठीक है। स्थापना 1970 में हुई थी। गोमार्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है तो ये रायगढ़ जिले में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा है? तो ये हरियाणा का चंबल जो अभयारण्य है, जिसे चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है, किसी हिस्सा नहीं है तो उत्तर प्रदेश में ये है। मध्य प्रदेश, राजस्थान 3 में पाया जाता है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाले कछुए तथा लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिए ये बेहतर है। यह अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु पर स्थित है। इसके बाद जो है पक्षी विहार एवं तितली का संरक्षण की अगर हम देखें क्वेश्चन, इसको जो है आप इसको आप पढ़िएगा, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा। और फिर इसका हम नवाबगंज पक्षी विहार अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में तो ये उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार जयप्रकाश नगर गोंडा उत्तर प्रदेश में है। उद्धव पक्षी विहार साहेबगंज झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? तो इसमें उद्धव पक्षी विहार साहेबगंज में अवस्थित है, ये साहेबगंज में अवस्थित है। तब महुआ टाड़ अभयारण्य झारखंड के जो महुआ टाड़ है ये झारखंड के लातेहार जिले में है। ये जेपीएससी में आया था। वहाँ के अंतर्गत जो पक्षी अभयारण्य है झारखंड के, उसके जिले पूछा है, जिले से मैच कराना था। तो ये वैसे नहीं आएगा यूपी में। नवाबगंज पक्षी विहार ये तुम्हारा उन्नाव पड़ता है। समसपुर अभी हम लोगों ने देखा, समसपुर ओखला पक्षी विहार ये तुम्हारा गाजियाबाद में पड़ता है। पार्वती अरंगा गोंडा में पड़ता है। समसपुर रायबरेली में पड़ता है। हम लोगों ने अभी ऊपर देखा, समसपुर रायबरेली में है, पार्वती अरंगा जयप्रकाश गोंडा में है, जयप्रकाश नगर गोंडा में अवस्थित है। हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में किसने एक विशेष तितली को राज तितली के रूप में? तो ये महाराष्ट्र ने दिया। चमकीले नीले धब्बों के साथ
है ना। भारत में महाराष्ट्र का वो पश्चिमी घाट में तितली पाई है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी। अभी हाल ही में किसी एक राज्य ने और राष्ट्रीय राज्य तितली का वो दिया है, मैं आपको इसको सर्च करके बताऊंगा। पॉलीमेनिस्टेयर राज्य तितली का वो घोषित किया है शायद, मैं अभी देखता हूँ आपको बताऊंगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्रैंड इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है, तो पश्चिमी घाट में। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम है ब्यूसरस बाइकॉर्निस। यह पक्षी एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। वनों की कटाई होने से पक्षी का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। यह पक्षी भारत के अलावा नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में पाया जाता है। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 2 जिलों में विस्तृत है, यह उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक समय से एक है। ये तीसरा तो बिल्कुल सही है। इसका हम देखते हैं, इसका पहला और तीसरा सही है। यह मरु राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के 2 जिलों जैसलमेर और बाड़मेर में है, और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवास है। बिल्कुल, प्राय उद्यान के अंदर मानव आवास स्थल नहीं होते हैं, किंतु इसके अंदर कई मानव आवास स्थल हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है, तो ये बन्नारघट्टा बेंगलुरु में है प्रथम तितली जैविक उद्यान जो है। हाँ दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा वहाँ कंफ्यूज था कि किसने जो है अभी तितली अपनी राजकीय तितली घोषित की, तो वो अरुणाचल प्रदेश ने पिछले वर्ष घोषित की थी। कैसरे हिंद नामक एक तितली है जिसे उसने अपनी राजकीय तितली अभी घोषित किया था। तो इससे पहले 2015 में महाराष्ट्र ने घोषित किया था। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार भी इस ओर अपना कदम बढ़ा रही है, राजकीय तितली वो भी घोषित करेगी, क्योंकि तितलियों की संख्या दिन प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही है। वो परागण के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। चलिए फिर आज ये जो है हम लोग कल ये प्रोजेक्ट टाइगर से शुरू करेंगे, और आज हम लोगों ने 12-13 पेज इसका कवर किया, 13-14 पेज, और डेली ऐसे ही कोशिश करेंगे 15-16-20 पेज। और कल से डे 9 डे 10 1-2 दिन में हम लोग अपना फ्लो पकड़ लेंगे, और इस बार फ्लो तभी टूटेगा जब एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि बीच में भी दिवाली के चक्कर में 5-4-5 दिन का जो 5-6 दिन का जो गैप आया, वो उसकी वजह से हम लोग काफ़ी पीछे हो गए हैं अभी, लेकिन इसको जल्दी ही कवर करना होगा। चलिए फिर, और हाँ, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए मेरे, वहाँ पे इसकी PDF अवेलेबल है। इसके अलावा जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी मैं PDF वहाँ पे डाल दूँगा कल तक। जो भी पीछे मैंने किया है वो कवर किया है, हिंदी सबकी मैं PDF डाल दूँगा। और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी आपकी, आप टेलीग्राम पे मुझे वहाँ पे मैसेज कर दीजिए। सबके लिए ओपन है ग्रुप, आइए वहाँ पे टेलीग्राम पे। कोई दिक्कत हो, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम ID भी दी हुई है, वहाँ पे आप मैसेज करिए। कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ओके, धन्यवाद।